नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियाज़ नोटबुक पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जापान की हिस्ट्री, यानी कि आज हम जापान देश का इतिहास के बारे में समझेंगे। जापान देश की स्थापना कैसे हुई, ये सभी जानकारी इस वीडियो में आज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिगर टाइम वेस्ट करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ा आज जापान देश के बारे में समझ लेते हैं। जापान एशिया महाद्वीप में एक ऐसा देश है। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। जापान 4 बड़े और अनेक छोटे द्वीपों का एक समूह है। ये द्वीप एशिया के पूर्व समुद्र तट यानी प्रशांत महासागर में स्थित हैं। जापानी अपने देश को निप्पन कहते हैं, यानी कि जापान में जो लोग रहते हैं ना दोस्तों, वो अपने देश को कभी जापान नहीं कहते हैं, वो अपने देश को निप्पन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? निप्पन कहते हैं, जिसका मतलब होता है सूर्य निकास। जापान के निकटतम पड़ोसी देश कौन कौन से दोस्तों? चीन, कोरिया तथा रूस। जापान राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र होने के साथ साथ यह उन लोगों के लिए बिल्कुल सही जगह है जो सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखते हैं। जापान के लोगों में काम करने का जुनून है, यानी कि वहाँ लोग खाली नहीं रहते हैं, कोई ना कोई काम करते ही रहते हैं। तो जापान की तरक्की से साफ देखा जा सकता है कि टोक्यो जापान की राजधानी है। जापान की राजधानी क्या है दोस्तों? टोक्यो। चलिए दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ी जानकारी ले लेते हैं आज जापान की। जापान 6852 कितना दोस्तों? 6852 द्वीपों के स्ट्रेटो ज्वालामुखी का एक द्वीप समूह है। इनमें से 4 सबसे बड़े होन्शु, होंकेडु, क्यूशु और शिकोक शामिल हैं, जो जापान के 97% भाग में बसे हुए हैं। इस देश को 8 क्षेत्रों के 47 प्रांतों में विभाजित किया गया है और 127 मिलियन जनसंख्या के साथ जनसंख्या के हिसाब से यह दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश है। जापान की कुल जनसंख्या में से 98.5% लोग जापानी हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है और तकरीबन 9.1 मिलियन लोग यहाँ रहते हैं। बौद्ध धर्म देश का प्रमुख धर्म है, यानी कि बौद्ध धर्म इस देश का प्रमुख धर्म है और जापान की जनसंख्या 96% बौद्ध अनुयायी है, यानी कि 96% लोग यहाँ बौद्ध अनुयायी रहते हैं। जापान दुनिया के आधुनिकता की मिसाल है, लेकिन इनसे अपनी परंपरा को छोड़ा नहीं है। इन्होंने अपनी परंपरा को कभी छोड़ा नहीं है। यहाँ आपको जापान की तरक्की दिखाई देगी, तो साथ ही इसकी संस्कृति भी दिखाई देगी। चलिए दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जापान की राजधानी मैंने आपको दोस्तों बताई दी है, टोक्यो है, और इसके अन्य बड़े महानगर योकोहामा, ओसाका और क्योटो है। जापान की राजधानी टोक्यो दुनिया की सबसे विकसित शहरों में से एक है। काबुली और पोकीमोन, सुमो और मोबाइल फोन की जन्म स्थली टोक्यो पूर्वी और पश्चिमी सभ्यता का संगम है। टोक्यो का पुराना नाम इंडो है, यानी कि जो जापान देश की राजधानी टोक्यो है दोस्तों, उसका भी पुराना नाम है, और वो पुराना नाम क्या है दोस्तों? इंडो है, जिसे सन 1868 में बदलकर टोक्यो कर दिया गया है। इसी वर्ष इसे क्योटो के बदले जापान की राजधानी बनाया गया। वैसे टोक्यो का राजनीतिक महत्व तभी बढ़ गया था जब सन 1623 में कुलवा लेयासु ने यहाँ अपनी सामंती सरकार बनाई। सन 1923 ईस्वी के भूकंप और सन 1945 ईस्वी के युद्ध ने इस शहर को बहुत नुकसान पहुंचाया था, लेकिन आज टोक्यो इन सदमों से उबर चुका है और पर्यटन क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। चलिए दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं दोस्तों जापान का इतिहास। जापान का क्या इतिहास है? जापान का प्रथम लिखित साक्ष्य 57 ईस्वी के एक चीनी लेख से मिलता है।
इसमें ऐसा राजनीतिज्ञ चीन दौरे का वर्णन है जो पूर्व के किसी द्वीप से आया था। धीरे धीरे दोनों देशों के बीच राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए। उस समय जापानी एक बहुदेविक धर्म का पालन करते थे जिसमें कई देवता हुआ करते थे। 6ठी शताब्दी में चीन से होकर बौद्ध धर्म जापान पहुंचा। बौद्ध धर्म ने पुरानी मान्यताओं को खत्म नहीं किया पर मुख्य धर्म बौद्ध ही बना रहा। शिंतो मान्यताओं के अनुसार जब कोई राजा मरता तो उसके बाद का शासक अपना राजधानी पहले से ही किसी अलग स्थान पर बनाएगा। बौद्ध धर्म के आगमन के बाद इस मान्यता को त्याग दिया गया था और 710 ईस्वी में राजा ने नारा नामक एक शहर में अपनी स्थायी राजधानी बनाई। शताब्दी के अंत तक इसे हाई रा नामक नगर में स्थानांतरित कर दिया गया जिसे बाद में क्योटो का नाम दिया गया। और सन 1910 में जापानी शासक फूजीवारा ने अपने आप को जापान की राजनीतिक शक्ति से अलग कर लिया। यह अपने समकालीन भारतीय, यूरोपीय तथा इस्लामी क्षेत्रों में से पूरी तरह भिन्न था, जहां सत्ता का प्रमुख ही शक्ति का प्रमुख भी होता था। इस वंश का शासन 11वीं शताब्दी के अंत तक रहा। कई लोगों की नज़र में यह काल जापानी सभ्यता का स्वर्ण काल भी था। कवि चलिए दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल में जापान में सामंतवाद का जन्म हुआ। जापानी सामंतों को समुराई कहते थे। जापानी सामंतों ने कोरिया पर 2 बार चढ़ाई की पर उन्हें कोरिया तथा चीन के मिंग शासकों ने हरा दिया था। 13वीं शताब्दी में कुबलय खान मध्य एशिया के सबसे बड़े सम्राट के रूप में उभरा जिसका साम्राज्य पश्चिम में फारस, बाल्कन तथा पूर्व में चीन तथा कोरिया तक फैला था। सन 1281 कितने दोस्तों 1281 में कुबलय खान ने जापान पर चढ़ाई की। इस समय उसके पास लगभग 150 सैनिक थे, यानी कि 1.5 लाख कह सकते हैं। 150 पॉइंट लग रहा है दोस्तों नीचे, 1.5 लाख समझ लो, 1.5 लाख सैनिक थे। वह जापान के दक्षिण पश्चिमी तट पर पहुंचा। 2 महीने के भीषण संघर्ष के बाद जापानियों को पीछे हटना पड़ा। धीरे धीरे कुबलय खान की सेना जापानियों को अंदर धकेलती गई और लगभग पूरे जापान को कुबलय खान ने जीत लिया। किसने जीता था दोस्तों? कुबलय खान ने ये जीत लिया था। लेकिन इसी बीच जापान एक भयंकर तूफान आया। मंगोली के तट पर खड़े पोतों को बहुत नुकसान पहुंचा और वे विचलित हो वापस भागने लगे। इसके बाद बचे मंगोल लड़कों का जापानियों में निर्दयता पूर्वक कत्ल कर दिया और कुबलय खान मारा गया। जापानियों की यह जीत निर्णायक साबित हुई और द्वितीय विश्व युद्ध से पहले किसी विदेशी सेना ने जापान की धरती पर कदम नहीं रखा। इन तूफानों ने जापानियों को इतना फायदा पहुंचाया कि इनके नाम से एक पद जापान में काफ़ी लोकप्रिय हुआ, कामी कांजे, जिसका शाब्दिक अर्थ है अलौकिक पवन। क्या है दोस्तों? अलौकिक पवन। चलिए दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 16वीं सदी में यूरोप के पुर्तगाली व्यापारियों तथा मिशनरियों ने जापान में पश्चिमी दुनिया के साथ व्यापारिक तथा सांस्कृतिक तालमेल की शुरुआत की। जापानी लोगों ने यूरोपीय देशों के बारूद तथा हथियारों को बहुत पसंद किया। यूरोपीय शक्तियों ने ईसाई धर्म का भी प्रचार किया और 1549 में पहली बार जापान में ईसाई धर्म का आगमन हुआ। ईसाई धर्म जापान में उसी प्रकार लोकप्रिय हुआ जिस प्रकार 7वीं सदी में बौद्ध धर्म का। उस समय यह आवश्यक नहीं था कि यह नया धार्मिक संप्रदाय पुराने मतों से पूरी तरह अलग होगा, पर ईसाई धर्म के प्रचारकों ने यह कह कर लोगों को थोड़ा आश्चर्यचकित किया कि ईसाई धर्म को स्वीकार करने के लिए उन्हें अपने अन्य धर्म त्यागने होंगे। यद्यपि इससे जापानियों को थोड़ा अजीब लगा, फिर भी धीरे धीरे
ईसाई धर्मावलंबियों की संख्या में वृद्धि हुई। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 1615 ईस्वी तक जापान में लगभग 5 लाख लोगों, कितने दोस्तों, 5 लाख लोगों ने ईसाई धर्म को अपना लिया। 1615 में समुराई सरगना सोंगुते को संदेह हुआ कि यूरोपीय व्यापारी तथा मिशनरी वास्तव में जापान पर एक सैन्य तथा राजनीतिक आधिपत्य के अग्रगामी हैं। उसने विदेशियों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए तथा उनका व्यापार एक कृत्रिम द्वीप नागासाकी के पास तक सीमित कर दिया। ईसाई धर्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया और लगभग 25 सालों तक ईसाइयों के खिलाफ प्रताड़ना तथा हत्या का सिलसिला जारी रहा। 1638 में अंत बचे हुए 37,000 ईसाइयों को नागासाकी के समीप एक द्वीप पर घेर लिया गया, जिनका बाद में नरसंहार कर दिया गया। 1854 में पुनः जापान ने पश्चिमी देशों के साथ व्यापार संबंध स्थापित किया। अपने बढ़ते औद्योगिक क्षमता के संचालन के लिए जापान को प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ी, जिसके लिए उसने 1894 और 1894-95 चीन तथा 1904 और 5 में रूस पर चढ़ाई किया। जापान युद्ध में रूस को हरा दिया। यह पहली बार हुआ जब किसी एशियाई राष्ट्र ने किसी यूरोपीय शक्ति पर विजय हासिल की थी। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों का साथ दिया, पर 1945 में अमेरिका द्वारा हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु बम गिराने के साथ ही जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद से जापान ने अपने आप को एक आर्थिक शक्ति के रूप में सुदृढ़ किया और अभी तकनीकी क्षेत्रों में उसका नाम अग्रणी राष्ट्रों में गिना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1947 में नए संविधान को अपनाने के बाद जापान ने शासक के साथ एकात्मक संवैधानिक राजाशाही को बनाए रखा था। जापान यूनाइटेड नेशन G7 और G8 और G20 का सदस्य भी है और एक महाशक्ति के रूप में जाना जाता है। इस देश की अर्थव्यवस्था GDP दर के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और PPP हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। साथ ही जापान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक और चौथा सबसे बड़ा आयातक देश भी है। जापान में पढ़ाई को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और सर्वोच्च शिक्षित देशों में आज जापान की तुलना की जाती है। यानी कि अगर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे अगर लोग मिलेंगे दोस्तों तो वो जापान देश में ही मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, जापान का विकास समझ लेते हैं दोस्तों। जापान का विकास कैसे हुआ। जापान पिछले कुछ दशकों से विज्ञान के क्षेत्रों में अग्रणी हो गया। जापान के वैज्ञानिक अनुसंधानों के क्षेत्रों विशेष रूप से प्रौद्योगिकी, मशीनरी और जैव चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी देशों में से एक है। जापान मौलिक वैज्ञानिक अनुसंधान में एक विश्व नेता है। जापान भौतिकी में 13 नोबेल पुरस्कार विजेताओं, कितने दोस्तों, 13 नोबेल पुरस्कार विजेताओं का उत्पादन किया। रसायन विज्ञान या चिकित्सा 95, 3 फील्ड्स पदक 96 और 1 गास पुरस्कार विजेता। जापान के अधिक प्रमुख तकनीकी योगदान के कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में मशीनरी, भूकंप इंजीनियरिंग, औद्योगिक रोबोटिक्स, प्रकाशिकी, रसायन, अर्धचालक और धातुएं पाए जाते हैं। जापानी अपने समय के प्रति बहुत दृढ़ रहते हैं। किसी भी काम में लेट होना उन्हें पसंद नहीं है। जापान एक विकसित देश है जहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार भी यह सबसे मानक देशों में से एक है। जापान की संस्कृति समझ लेते हैं दोस्त थोड़ी सी। जापान की संस्कृति पूरी दुनिया में प्रचलित है। यहाँ के लोग बहुत मेहनती और खुशमिजाज होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में हारे के बाद जापान की हालत काफ़ी कमज़ोर थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने मेहनत कर
आज दुनिया के पावरफुल देशों में जापान को गिना जाता है। जापान की संस्कृति भी भारत की तरह बहुत प्राचीन है। जापान एक ऐसा देश है जहां पर रहने के लिए जगह बेहद कम है। यहाँ संयुक्त परिवार के बेहद कम हैं। यहाँ पर एकल परिवार के ही देखने को मिलते हैं। घरों में कमरों की संख्या बड़ी नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए जापान की संस्कृति उनके कामकाजी रवैये से पहचानी जाती है। जापान के लोग सामान्य तौर पर ओवर टाइम और छुट्टी में भी काम करते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि कड़ी मेहनत करना सदाचार और जीवन में प्रशिक्षण के समान है। खाने पीने की बात के तो जापानी लोग सामान्य तौर पर दिन में 3 बार भोजन करते हैं, यानी कि दिन में 3 बार करते हैं। लेकिन इनके खाने का समय बेहद कम होता है क्योंकि ये ज़्यादातर समय अपने काम को देते हैं। जापान में ऐसे कई मंदिर हैं जो हिंदू देवी देवता विष्णु और लक्ष्मी से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि खान पीन पर कम और अपने कामों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए दोस्तों जापान जो देश है वो विश्व में हर चीज़ में नंबर 1 पे है। पर्यटन स्थल, थोड़े घूमने वाली जगह भी समझ लेते हैं। शाही महल जापान में है। जापान का शाही महल बेहद खूबसूरत जगह है। इस महल में जापानी परंपराओं को देखा जा सकता है। शाही महल में जापान के राजाओं का आधिकारिक निवास है। महल में बहुत सारी सुरक्षा इमारतें और दरवाजे हैं। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध जगहों में से कुछ ईस्ट गार्डन प्लाजा और निसुबाजी पुल। शाही महल को सम्राट के जन्मदिन के दिन जाने के लिए खोला जाता है। टोक्यो टावर इमारत का निर्माण सन 1998 में हुआ था। टोक्यो टावर 333 मीटर ऊंचा है। यह टावर एफिल टावर से भी 13 मीटर ऊंचा है। यहाँ पर 2 वेधशालाएं स्थित हैं जहाँ से टोक्यो का खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता है। साफ मौसम में तो यहाँ से माउंट फिजी दिखलाई पड़ता है। मुख्य वेधशाला 150 मीटर ऊंची है और विशेष वेधशाला 250 मीटर ऊंची है। इस टावर के अंदर टोक्यो टावर फैक्स संग्रहालय, मिस्टीरियस वॉकिंग जोन और ट्रिक आर्ट गैलरी भी है। असाकुसा श्राइन की स्थापना सन 1649 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1649 ईस्वी में हुई थी। दंत कथाओं के अनुसार सैकड़ों साल पहले हिरोकुमा बंदूकों के मछली पकड़ने के जाल में कैनन की प्रतिमा फंस गई। तब गांव के मुखिया ने वहां प्रतिमा की स्थापना की। इसके बाद इस मंदिर का एक उपनाम संजा समा पड़ा। यह टोक्यो का सबसे प्रमुख मंदिर है। मई के महीने में यहाँ संजा उत्सव भी मनाया जाता है। अमे योको यह बाजार उनो स्टेशनों के पास है, इसलिए यहाँ आने वाले लोग इस बाजार में आना पसंद करते हैं। अमे योको में आप जूतों से लेकर कपड़ों तक हर तरह की उपभोक्ताओं वस्तु खरीद सकते हैं। बालों पर लगाने वाले क्रीम या छतरी यहाँ सब कुछ मिलता है। यदि आप जापान के कामकाजी लोगों को करीब से देखना चाहते हैं और अद्भुत चीज़ें कम कीमत पर खरीदना चाहते हैं तो यह जगह बिल्कुल उपयुक्त है। रनबो ब्रिज की शुरुआत 1993 में हुई थी। इस अनोखे नाम का कारण इस ब्रिज पर रात को जलने वाली रंग बिरंगी लाइटें हैं। यह पुल मिनटोकू और ओडेबा को जोड़ता है। रनबे ब्रिज की खूबसूरती को देखने का एक अन्य तरीका मोनोरेल है जो सिम्बाब्वे से चलती है। यहाँ पर 8 ट्रैफिक लेन और 2 रेलें हैं। पैदल चलने वालों के लिए भी रास्ता है। इसके अलावा हिनोक पियर से असाकुसा के बीच क्रूज से यात्रा करके रनबो ब्रिज की खूबसूरती को निहारा जा सकता है। सुमो संग्रहालय, यह संग्रहालय नेशनल सुमो स्टेडियम के साथ बना है। सुमो
रसलिंग जापान का सबसे प्रसिद्ध खेल है। इस संग्रहालय में समारोह के दौरान पहने जाने वाले कपड़े, सुमो वस्त्रों, रेफली बैंडलों और प्रदर्शित किया गया है और मशहूर रसलरों के बारे में बताया गया है। नेशनल म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न आर्ट, यह संग्रहालय का निर्माण सन 1959 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1959 में हुआ था। यह संग्रहालय पर्यटकों के बीच बहुत ही मशहूर है क्योंकि यहाँ सुदूर पूर्व में पश्चिमी कला का आधुनिकतम संग्रह है। इस संग्रह के पीछे का इतिहास बहुत रोचक है। सैन फ्रांसिस्को शांति समझौते में कहा गया है कि कोजिरो मतसुता संग्रह, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय फ्रांस के पास चला गया था, अब फ्रांस की संपत्ति होगा। बाद में फ्रांस सरकार ने यह संग्रह जापान को वापस कर दिया था। अब समझ लेते हैं थोड़ा दर्शनीय स्थल मीजी जिंगू श्राइन। इसका निर्माण 1920 में यहाँ के शासक मीजी 1912 की याद में किया गया था। यह मंदिर शीतो वास्तुकला का उत्तम नमूना है। 72 हेक्टेयर में फैले पेड़ों और मीजी जिंगू पार्क की जापानी वनस्पतियों से घिरा यह स्थान जापान की सबसे खूबसूरत और पवित्र जगहों में से एक है। तोसोंगू मंदिर, इस मंदिर का मुख्य आकर्षक पत्थर की बनी 50 विशाल लालटेन है। यहाँ की मुख्य इमारत, जिसका निर्माण 1651 में हुआ था, सोने से बनी थी। इनमें से कई सामंती दासों द्वारा दान की गई थी। इसे बनाने का श्रेय तीसरा शोगुन इमित्सु तोकुगावा को जाता है। यह मंदिर जापान की राष्ट्रीय संपदा का हिस्सा भी है। चल दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यही था आज हमारा जापान का इतिहास। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट भी करें वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आने वाले टाइम में ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए सभी वीडियो आपको मिलेंगे दोस्तों, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे दोस्तों तो आपको ऐसी वीडियो बिल्कुल नहीं मिल पाएंगी। तो इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में आप दोस्तों बता भी सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक आपको किस हिस्ट्री पर चाहिए, यानी कौन से देश की हिस्ट्री आपको चाहिए। मैं उसी को ऊपर आपको वीडियो बना के ले आऊँगा। और हमारे नेक्स्ट चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।